नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें भले ही औपचारिक तौर पर घोषित न हुई हों, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल जोरों पर है। और इस बार सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि बिहार का विपक्ष अब अपनी नैया उस वोट बैंक के सहारे पार करना चाहता है जिनकी भारतीयता ही सवालों के घेरे में है। ये किसी से छिपा नहीं है कि बिहार की राजनीति हमेशा जाति, धर्म और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन हाल के सालों में एक और पैटर्न तेजी से उभरा है और वो है सीमांचल। और कुछ शहरी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या की मौजूदगी, जिन पर चुनाव के दौरान जमकर चर्चा होती है। लेकिन वोटिंग लिस्ट में उनका नाम आना बिहार की नहीं, देश भर के लिए बड़ी चिंता की बात है। आंकड़ों की बात करें तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जैसे जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ का सबसे ज्यादा असर है। ये वही जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% के आसपास है। दिलचस्प बात यह है कि यही वो सीटें भी हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। आप सोच सकते हैं क्या मैं बता रही हूँ। आपके देश के वोट का फैसला, आपके राज्य के वोट का फैसला आप नहीं, विदेशी कर रहे हैं। तो क्या इसी कारण बिहार की सियासत इस वक्त एक बार फिर उबल रहा है? पता है वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? वो चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए इसे लोकतंत्र का चीरहरण कह देते हैं। तेजस्वी का आरोप है कि बिना किसी दस्तावेज या साक्ष्य के फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि गरीब और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम हटाए जा सके। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये लोकतंत्र की लड़ाई है या फिर वो वोट बैंक बचाने की बेचैनी। जो लालू राज के वक्त बने जंगल राज के बूथ कैप्चर से पके और पिछले कुछ सालों में सीमांचल की डेमोग्राफी बदलने से और मजबूत हुए। और उन लोगों का ये सवाल इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो जा रहा है कि तेजस्वी के सुर में सुर पश्चिम बंगाल की टीएमसी भी मिलाती दिखती है। सोचा है क्यों? दरअसल कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की चुनावी राजनीति की गहराई में छिपी हुई है, जहां घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज और फर्जी वोटर लिस्ट ने दशकों तक राजनीतिक समीकरण को बदला है। बिहार के सीमांचल, खासकर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया वो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% के करीब है। गृह मंत्रालय और कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पुरानी है। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया था कि देश में करीब 1.2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या बंगाल और असम में है। बाद में 2016 में भी संसद में बताया गया कि पश्चिम बंगाल में अकेले करीब 57 लाख घुसपैठिए हो सकते हैं। और यही वो जिले हैं जहां 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को सीमांचल की 24 सीटों में से 14 पर जीत हासिल हुई। साफ है कि मुस्लिम वोट यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन यही सवाल उठता है कि अगर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम शामिल हुए, अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में जगह बना पाए तो किसे फायदा हुआ? विपक्षी पार्टियों पर आरोप यही है कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट बैंक मजबूत करना, चाहे उसमें अवैध घुसपैठियों के वोट भी क्यों ना हो। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि घुसपैठ के नाम पर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़ते हैं, लेकिन विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की साजिश बताकर खारिज करता है। असल में ये वही इलाके हैं जहां एआईएमआईएम ने भी 2020 में 5 सीटें जीतकर विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती दी। और यही वो जिले हैं जहां एनआरसी और सीएए का सबसे ज्यादा विरोध होता है, क्योंकि पारदर्शी वोटर लिस्ट की सच्चाई इस पूरे समीकरण को हिला सकती है। तो वहीं अब आपको समझ आया क्यों विपक्ष को एनआरसी और सीएए से जलन होती है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसका सबसे बड़ा असर सीमांचल के उन्हीं जिलों में होगा जहां घुसपैठ सबसे ज्यादा हुई है। एनआरसी से अवैध घुसपैठियों की पहचान मुमकिन होगी और अगर वोटर लिस्ट में ऐसे फर्जी नाम हटते हैं तो सीधा नुकसान विपक्ष को होगा।
CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध को नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन मुस्लिम घुसपैठिए इसके दायरे में नहीं आते, इसलिए सीमांचल और बंगाल में जिनकी राजनीति मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है, उन्हें डर है कि NRC CAA से उनका वोट बैंक कहीं कमजोर हो जाएगा। विपक्ष यही डर दिखाकर NRC और CAA का विरोध करता है। तेजस्वी हो या TMC, इनका तर्क होता है कि इससे गरीब मुसलमानों को डराया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि डराया किससे जाएगा? अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो दस्तावेज और प्रमाण दिखाने में डर क्यों? और अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो फिर डर तो बनता है। और जब तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग बिना सबूत के फर्जी फॉर्म भरवा रहा है, इसे उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण तक कहा, तो एक सवाल तेजस्वी से बनता है कि क्या वो भूल गए हैं कि उनके पिता लालू यादव के दौर में बिहार का सबसे बड़ा चुनावी सच बूथ कैप्चरिंग था। हमेशा कहा जाता रहा है कि 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी राज में बिहार में चुनाव का मतलब था गुंडों की फौज, बंदूक की धमक, बैलेट बॉक्स लूटना और कई जगह तय वोट से ज्यादा वोट पड़ जाना था। आरोप यहाँ तक था कि 1995 के चुनाव को तो बूथ कैप्चरिंग का अधिकार मान लिया गया था। कई बार जिलों में वोटिंग के दिन 100 से ज्यादा बूथों पर दोबारा मतदान कराना पड़ता था। ये भी आरोप थे कि वोटों की गिनती के वक्त लाइट काट दी जाती थी ताकि वोटों की हेराफेरी हो सके। यही वजह थी कि चुनाव आयोग को कई बार दोबारा मतदान कराना पड़ता था। और आज वहीं तेजस्वी यादव ईमानदारी और पारदर्शिता की दुहाई दे रहे हैं, जबकि 2024 की चुनाव व्यवस्था EVM, CCTV, लाइव वेबकास्ट और बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए इतनी पारदर्शी हो गई है कि बूथ कैप्चरिंग अब बीते दिनों की बात लगती है। विपक्षी नेताओं का दर्द इतना बढ़ गया है कि बिहार की बात छोड़िए, पश्चिम बंगाल के TMC का भी रोल और सीमांचल का असर साफ दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल के TMC नेता सागरिका घोष ने भी बिहार की वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये वही बंगाल है जहां अवैध घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय दोनों मान चुके हैं कि बंगाल में लाखों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इनका असर सीमांचल तक है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी का बढ़ता अनुपात और घुसपैठ की खबरें डर पैदा करती हैं कि कहीं बिहार में भी वही ना हो जो बंगाल के कुछ जिलों में हो चुका है, जहां डेमोग्राफी पलट गई। इसीलिए तब तेजस्वी या TMC पारदर्शी वोटर लिस्ट का विरोध करते दिखते हैं तो सवाल उठता है कि असली चिंता लोकतंत्र की है या उस वोट बैंक की जो घुसपैठियों से मजबूत होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो असल में इस घपले घोटाले की कहानी सिर्फ सीमांचल या बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरी रणनीतिक दशकों से चली आ रही है। घुसपैठियों को बसाना, उन्हें जमीन या काम दिलाकर धीरे धीरे पहचान देना और फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी वोटर लिस्ट में उनकी एंट्री कराना, यही वजह है कि सीमांचल सहित बिहार के जिलों में पिछले 20-25 साल में मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ से 8 करोड़ हो गई है, जिसने जनसंख्या वृद्धि के सामान्य आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये किसी से नहीं छिपा कि कैसे पहले घुसपैठ के बाद इन लोगों को बस्तियों में बसाया जाता है, फिर राजनीतिक संरक्षण के सहारे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण और धीरे धीरे वोटर ID जैसे दस्तावेज बनवाए जाते हैं। एक बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाए तो वही व्यक्ति चुनावी गणित में बिल्कुल भारतीय बन जाता है, जिसे कोई नहीं छेड़ सकता। और यही लोग उस वक्त निर्णायक भूमिका निभाते हैं जब जीत हार का फासला सिर्फ कुछ हजार वोट का हो। और ये तो मैंने पहले भी कहा कि सीमांचल की वही सीटें जहां बांग्लादेशी घुसपैठ का सबसे ज्यादा असर बताया जाता है, वहीं RJD कांग्रेस गठबंधन की सबसे मजबूत पकड़ भी दिखती है। लेकिन पारदर्शी जांच अगर हो गई तो घुसपैठियों के नाम हटेंगे और बरसों की मेहनत से तैयार किया गया वोट बैंक ढह सकता है, ये भी तय है। कुल मिलाकर विपक्ष के लिए ये बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या सिर्फ लोग नहीं हैं, बल्कि वो गुप्त हथियार हैं जो हर चुनाव में जीत दिला सकते हैं। इन्हें बसाना, पहचान दिलाना और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, यही इनकी असली ग्राउंड लेवल राजनीति है। और अब जब
वही वोटर लिस्ट रिवीजन इनके लिए सबसे बड़ा डर बन गया है। तो लोकतंत्र की दुहाई देकर असल में अपने उसी वोट बैंक को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।